not a game, it's a rich thing. इस दिन डीसीपी ने दानियाल को फ़ोन किया क्योंकि मुझे शाद से सब मालूम हो चुका है, इसलिए मुझे तुमसे बहुत हमदर्दी हो गई है। शुक्रिया सर। मैं फिर कहूँगा कि 2-1 दिन या इससे ज़्यादा आराम करो। मैंने अंदाज़ा लगाया है कि शाद तुमसे जूनियर ही सही लेकिन बड़ी जहानत और तनदही से काम कर रहा है। जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं। तो तुम अब खुद को छुट्टी पर समझो। शुक्रिया सर। मैं एक्टिव तो नहीं रहूँगा लेकिन शाद से मेरा रब्ता रहेगा, इसमें कोई हर्ज नहीं है। डीएसपी ने कहा, मैं तुम्हारे लिए अपनी नेक ख्वाहिशात के साथ फ़ोन कर रहा हूँ। रब्ता मुनक़ता हो गया। शादिया जो करीबी खड़ी थी बोल उठी, चल कर मम्मी से मिल लीजिए भैया, उन्होंने खुद को हाथ संभाल लिया है, आपको पूछ रही हैं। चलो। दानियाल ने इसके कंधे पर हाथ रखा। तुमसे एक बात पूछना है, मम्मी से मिलने के बाद पूछूंगा। वो दोनों मिसेस जलाल के कमरे में पहुंचे। वो एक सोफे पर बैठी हुई थी, आंखों में आंसू नहीं थे लेकिन चेहरा सुता हुआ था। दानियाल इनके करीब पहुंचा तो वो उठी और दानियाल को अपने सीने से लगा लिया और बोली, बेटा यकीन करो, डॉक्टर साहब ने मुझे बताया ही नहीं था कि इनकी पहली बीवी भी है, और बाद में जब मैंने इनसे इस मौजू पर बात करना चाहिए वो बिगड़ गए। भूल जाइए इन सब बातों को मम्मी, मैं भूल गया हूँ। दानियाल ने जज्बाती अंदाज में कहा, मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे एक मरतबा फिर माँ मिल गई है। मैं समझूंगी कि तुम मेरे बदन से पैदा हुए हो, अब तुम्हें यहीं रहना होगा। ये बताओ मेरा छोटा बेटा क्यों गिरफ्तार हुआ है? और सब कुछ आप लोगों को बताना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, खबरों से जान लीजिएगा। बात ऐसी है कि आप दोनों के सामने मेरी जुबान नहीं चल सकती। अच्छा ठीक है, जैसा तुम बेहतर समझो। अब मेरा कमरा कौन सा होगा यहाँ? दानियाल ने पूछा। वही कमरा जो कभी आपका था। शादिया बोल पड़ी, जब मैं बड़ी हुई तो मुझे हादसा कुछ मालूम हो गया था। मैंने आपका कमरा अज़-सर-ए-नौ डेकोरेट करवाया था, डैडी को मालूम नहीं होने दिया। बस यकीन था कि एक दिन मेरा भैया ज़रूर आएगा और फिर छोटे भैया के कमरे का बंदोबस्त भी कर लिया जाएगा। लेकिन अब शादिया रूहान सी हो गई। छोटे भैया तो वो अपना जुमला पूरा नहीं कर सकी, इसकी आवाज़ बैठ गई। दानियाल एक ठंडी सांस लेकर रह गया। चलिए अब अपने कमरे में चलकर आराम कीजिए, शादिया ने तवक्कुफ से कहा। गुलनार अपने घर चली गई होगी, दानियाल ने कहा। कब तक रहती हैं? इसे भी आराम करना चाहिए, मैंने ज़बरदस्ती भेजा। वो दानियाल को कमरे में ले गई। अब तुम माँ बेटी को भी आराम करना चाहिए। आप मुझसे कुछ पूछना चाह रहे थे? हाँ, लेकिन सच सच बताना, तुम हैदर को पसंद करती हो? जी। शादिया की नज़रें झुक गई। वो भी तुम्हें पसंद करता है? जी। डैडी मम्मी से तो मिलवा दिया, इसकी नौबत ही नहीं आ सकी। शादिया की आवाज़ बर्रा गई। अच्छा जाओ अब आराम करो। शादिया के जाने के बाद दानियाल भी बिस्तर पर लेट गया और छत को तकता हुआ बहुत कुछ सोचने लगा। बुनियादी सोच जफ़र के बारे में थी। शाम की चाय दानियाल ने मुलाजिम से बनवाई और कुछ लवाजमात बाजार से मंगवाए। फिर शादिया और मम्मी को भी अपने साथ शरीक किया। इसे एहसास था कि वो भूखी होंगी, खाना उन्होंने बराए नाम खाया है। मिसेस जलाल ने कहा, आज घर में चूल्हा नहीं जलना चाहिए, जब कोई और घर में ना हो तो खुद ही करना पड़ता है। इस वक्त इस घर में तुम्हारा दम गनीमत है, आखिर मेरा घर ही है ना। बेशक। मोबाइल की घंटी बजी तो दानियाल ने वो जेब से निकाला। कॉल शाद की थी। हाँ शाद, दानियाल ने कहा। डॉक्टर साहब और बहतावर के कत्ल में एक बात मुश्तरका है, मैं भी जानता हूँ, लेकिन तुम कहो दोनों के कत्ल में छुरी का इस्तेमाल किया गया। हाँ, दानियाल ने कहा। मैंने जफ़र पर दबाव डाला कि वो इस बारे में बताए। स्कॉलरशिप का मामला तो इसके बिल में था, लेकिन इसने कसम खाई है कि डॉक्टर साहब के कत्ल में इसका कोई ताल्लुक नहीं। इस किस्म के मामलात में कसम की कोई अहमियत नहीं होती। इसने दरखास्त की है कि हवालात में इसकी किताबें ला दीजिए, वो जेल से भी BA का इम्तहान देगा। हाँ, दानियाल ने ठंडी सांस ली। ठीक है, क्या तुम किताबें लेने आ जाओगे? हाँ, शाद ने कहा। जफ़र से चाबी के बारे में पूछूंगा, वो दे देगा तुम्हें, लेकिन तुम कब जाओगे? बस आधे घंटे बाद निकलूंगा, मैं भी अभी वहाँ जाने वाला हूँ। अपना कुछ ज़रूरी सामान ले आऊँ, बाकी सारा सामान बाद में आता रहेगा। जफ़र से चाबी लेना ज़रूरी नहीं, मैं यहाँ से रवाना हो जाऊँगा तो तुम्हें इतला कर दूंगा, तुम भी इसी वक्त आ जाना, मैं इंतजार करूँगा तुम्हारे फ़ोन का। दानियाल ने राब्ता मुनक़ता कर दिया। स्कूटर पर सामान कैसे लाएंगे भैया? शादिया ने पूछा। अगर फिलहाल सिर्फ ज़रूरी सामान लाना है तो मेरी कार ले जाए। तुम्हारी कार जो आपकी भी है, तो चाबी दे दो, चाय तो पी लें। चाय पीने के बाद शादिया ने कार की चाबी दानियाल को दे दी। दानियाल कार में वहाँ से रवाना हुआ। घर पहुंचकर इसने अपना ज़रूरी सामान समेट कर कार की पिछली सीट पर रखा ही था कि शाद की मोबाइल भी आ गई। दानियाल ने जफ़र के कमरे में जाकर सारी किताबें समेटी और इस वक्त वो कुछ अफसरदा सा नजर आया जब इसने किताबें शाद के हवाले की। शाद ने इसकी अफसरदगी महसूस तो कर ली, लेकिन इस बारे में कुछ बोला नहीं। इसने कहा, जफ़र को किताबें देकर मैं घर चला जाऊँगा, रात से अब तक जाग रहा हूँ, 3-4 घंटे सोने के बाद कॉलेज जाऊँगा, अभी मेरा काम खत्म नहीं हुआ। जवाब में दानियाल ने सर हिलाने पर इत्तफाक किया। रात का खाना हांसामा ने तैयार किया, जो दानियाल ने शादिया और मिसेस जलाल के साथ खाया। इसने महसूस किया कि वो दोनों ही अफसरदा थे। दानियाल कुछ सोचकर कहने लगा, शादिया तुम दिन में अपने करीबी दोस्तों को बुला लिया करो, बातचीत जहनी तब्दीली का बायस बनेगी। दानियाल ठीक कह रहा है। मिसेस जलाल बोले, मेरे करीबी दोस्त अब 3 ही हैं। शादिया ने ठंडी सांस ली। मैं इन्हें फ़ोन कर दूंगी, आ जाएंगे वो। कॉलेज तो 3 दिन के लिए बंद हो गया है डैडी के शौक में, मुनासिब रहेगा कि इनसे गपशप में अपना ध्यान बटाओ, जिंदगी की तरफ लौटना पड़ेगा ना। जी भैया। खाना खाने के बाद दानियाल इनसे कुछ इधर उधर की बातें करने लगा, फिर अपने कमरे में जाकर लेट गया। अब वो अफसरदार नजर आ रहा था। इसने सोचा कि सो जाए, लेकिन नींद ना आई। 10 बज चुके थे जब शादिया ने आकर इसे इतला दी कि इंस्पेक्टर शाद से मिलने आया है। मैंने इसे ड्राइंग रूम में बिठा दिया। इसने कहा, मैं देखता हूँ। इसने बिस्तर पर से उठते हुए कहा। वो सोच रहा था कि इस वक्त शाद का आना हाँ नहीं होगा। इसका ख्याल दुरुस्त साबित हुआ। शाद ने कुछ कागजात इसके हवाले किए। दानियाल ने तवज्जो से पढ़ा, फिर शाद से बोला, ये एक अहम कामयाबी तुम्हारी, लेकिन मैं समझ गया कि तुम क्या कहना चाहते हो। मैं आज रात इसके सिलसिले में भी मसरूफ रहूंगा।
शाद ने कहने के बाद वजाहत से अपना प्रोग्राम बताया। दानियाल ने सारी लाया। अगर तुम्हें सबूत मिल गया तो कल ही इसके नतीजे तक पहुंच जाएंगे। मैं चाहता हूं कि तुम्हें हर बात से खबर रखूं। हम दोनों इंस्पेक्टर हैं, लेकिन तुम मेरे सीनियर हो। सीनियरिटी को बाहर में झोंको। तुम बहुत अच्छे जा रहे हो। मैंने डीएसपी साहब से भी कहा है कि यह मामला कुली तौर पर शाद पर ही छोड़ दें। मैं 1-2 रोज तक जहनी तौर पर भरपूर हाजिर नहीं हो सकता। दानियाल ने शाद को चाय पिलाकर रुखसत कर दिया। जब वो कमरे में जा रहा था तो शादिया सामने आ गई। क्या बात थी भैया? इतनी रात को इंस्पेक्टर शाद किसी वजह से ही आए होंगे। डॉक्टर साहब के कत्ल के मामले में हासी बात आगे बढ़ी है। खुदा करे इनका कातिल वो बदबख्त जल्दी पकड़ा जाएगा, यकीन रखो। दानियाल ने जवाब देकर शादिया का गाल थपथपाया और कमरे से चला गया। सोच विचार से थक कर वो 1 बजे सोया। 6 बजे मोबाइल की घंटी ने से जगा दिया। कॉल शाद की थी। दानियाल ने कहा, इस वक्त फोन का मतलब है कि तुमने कोई बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। यकीनन शाद हासा पुरजोश था। इसने अपनी कारगुजारी बयान कर डाली। शानदार। दानियाल ने सब कुछ सुनकर कहा, अब तुम ड्रॉप सीन किसी वक्त भी लिख सकते हो। आज तुम घर पर ही मिलोगे ना? मुझे कहाँ जाना है? दानियाल ने कहा, मैंने शादिया से कहा था कि 2 दिन अपने करीबी दोस्तों को बुला लिया करे। इनसे बातचीत में अपना ध्यान बटा रहेगा। गालिबन इसने फोन कर दिया होगा। हैदर, शफीक और गुलनार आ जाएंगे। मैं भी गपशप में इनके साथ शामिल होऊंगा। मैं चाहता हूँ कि घर का माहौल जल्द से जल्द मामूल पर ला सकूँ। अच्छा, अब मेरा प्रोग्राम सुन लो। सुनाओ। शाद ने अपना प्रोग्राम बताया। ठीक है। दानियाल ने कहा, बस तुम इतला देकर आ जाना, मैं फोन कर दूंगा। इस बातचीत के बाद दानियाल बिस्तर से उठा। अगरचे अभी इसकी नींद पूरी नहीं हुई थी, लेकिन सुबह करीब होने की वजह से अब सोना मुनासिब नहीं था। नाश्ते की मेज पर वो शाजिया और मिसेस जलाल के साथ था। मैंने अपने दोस्तों को फोन कर दिया था भैया। शाजिया ने कहा, 10 बजे तक तीनों आ जाएंगे। अगर तुम मुनासिब समझो तो मैं हैदर से कुछ बातचीत कर लूँ। कैसी बातचीत भैया? अगर डैडी होते तो वो उससे जैसी बात करते वैसी ही बातें मैं करूंगा। इसके बारे में सब कुछ जानना चाहिए। अच्छा होता कि अगर तुम इसे डैडी से एक दफ़ा मिला देती। मैंने कहा था ना भैया, इसका मौका ही नहीं मिला। हैदर भी हिचकिचा रहा था डैडी से मिलते हुए। हाँ, इसे डर लग रहा था कि डैडी से मुस्तरद कर देंगे। अगर मैं इसकी हिम्मत बढ़ाती तो वो मिल ही लेता। मैं अब इससे मिल लूंगा। मिसेस जलाल बोल पड़ी, तुम दोनों की बातें मेरी समझ में नहीं आ रही। मम्मी, दानियाल ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मेरी प्यारी बहन एक हैदर लड़के को पसंद करती है, शादी करना चाहती है उससे। भैया, शादिया जल्दी से बोल पड़ी, अभी हैदर से इस किस्म की कोई बात ना कीजिएगा। मैं डैडी की बरसी से पहले घर में शादियाने नहीं भिजवा सकती। शादिया की आंखें भीग गई। दानियाल ने कहा, मैं बस इसके बारे में तफसील से जानना चाहता हूँ। बस शादी के बारे में कोई इशारा भी ना हो। मैं ख्याल रखूंगा। अगर मेरे मुंह से बेहतर कोई बात निकल भी जाए तो दरगुजर करना। मिसेस जलाल शाजिया से बोली, मुझे तुमने इस बारे में कुछ नहीं बताया। मैंने कहा ना, मौका ही नहीं मिला। आपसे और डैडी से दोनों से ही मिलाती उसे। इसी बातचीत में नाश्ता कर लिया गया। इस वक्त 9 बजे थे। 10 बजे शाजिया के तीनों दोस्त आगे पीछे आ गए। शाजिया ने ड्राइंग रूम में इनके आदत तवाज़ो का एहतमाम किया था। दानियाल भी इनके सामने आ बैठा। मौजूदा हालात में इस एहतमाम की जरूरत नहीं। शाजिया, शफीक बोला, दरअसल भैया चाहते हैं घर के माहौल में जल्दी जिंदगी की लहरें दौड़े, इसलिए तुम लोगों को बुलाया है। अपनी मम्मी को भी बुला लें। हैदर ने कहा, मैंने कहा था लेकिन वो नहीं आएंगी। खाने पीने का सिलसिला चलता रहा। दानियाल के मोबाइल पर कॉल आई जो इंस्पेक्टर शाद की थी। हाँ, दानियाल ने कहा, क्या मौका पर पहुंच गए? बिल्कुल। शाद ने कहा, तो मैं तैयार हूँ। दानियाल ने यह कहकर राब्ता मुनक़ता कर दिया। कहाँ जाएंगे भैया? शादिया पूछ बैठी। मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं। दानियाल ने हंसकर कहा, कॉल किसकी थी? इंस्पेक्टर शाद की। दानियाल ने जवाब दिया, वो कातिल के करीब पहुंच गया है। वाह, बहुत अच्छी बात है। हैदर बोला, इसकी गिरफ्तारी भी इस घर के माहौल पर बहुत अच्छा असर डालेगी। बिलाशुबा। शफीक ने इसकी तायद की। भैया, शाजिया बोली, आपने 2 बातें कही हैं। इंस्पेक्टर शाद से एक बार यह कहा है कि तैयार होकर आता हूँ, फिर कहा है कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। हाँ शाजिया, मैं कहाँ जाऊँगा? डॉक्टर साहब का कातिल तो यही मौजूद है इसी ड्राइंग रूम में। क्या? शफीक उछल पड़ा। हैदर से घूरने लगा। इससे क्यों घूर रहे हो हैदर? दानियाल बोला, पागल हो क्या? व्हाट? हैदर के मुंह से निकला और इसका चेहरा गुस्से से सुर हो गया। यू बास्टर्ड। हैदर अपनी जगह से उठा। ये क्या कह रहे हो हैदर? शादिया चीही, ये मेरे बड़े भाई हैं। लेकिन हैदर इसकी तरफ तवज्जो दिए बगैर दानियाल पर हमला करने लगा। इसका दायां गौंसा दानियाल ने अपने बाईं कलाई पर और बायां गौंसा दाएं कलाई पर रोका। इंस्पेक्टर शाद कहीं से ये मंजर देख रहा था। वो सिपाहियों के साथ अंदर आ गया। शफीक बुखलाया हुआ नजर आ रहा था। क्या मुझे भी हलाक करोगे? दानियाल तंजिया अंदाज में हंसा। लेकिन हैदर को 2 गौंसे चलाने के बाद कोई मौका ही नहीं मिला। पुलिस के कई सिपाहियों ने इसे जकड़ लिया। हथकड़ियां लगा दो इसे। इंस्पेक्टर शाद ने कहा, देख लो शादिया अपने बाप के कातिल को। दानियाल बोला। शादिया हक्का पक्का नजर आने लगी। हैदर बहुत मचल, लेकिन इसके हथकड़ियां लगा दी गई। ये कातिल है डॉक्टर साहब का। शफीक तकरीबन हकला आ गया। शाजिया ने खुद को एक सोफे पर गिरा लिया। इसका चेहरा अजीब सा हो गया। गुलनार इसके साथ थी। दानियाल ने हैदर को धकेल कर एक सोफे पर बिठा दिया। संगीन मजाक कर रहे हो तुम लोग मुझसे? हैदर गुर्राया। मजाक तो मैंने किया था तुमसे। दानियाल बोला, लफ्ज़ पागल का टच मैंने ही दिया था। कोई तुम्हें पागल कहे तो तुम सचमुच पागल हो जाते हो। यही तुम्हारी बीमारी है जिसे किसी किस्म की नफ्सियाती बीमारी कहा जाता है। तुम अपने किडनी इन्फेक्शन की वजह से अस्पताल में दाखिल हुए थे, जहां पहले डॉक्टर साहब भी थे। उन्होंने तुम्हारा मुआयना किया था। तुमने इस वक्त बेतुकी बातें की थी जिसकी तफसील इस फाइल में मौजूद है जो डॉक्टर साहब ने तुम्हारे बारे में लिखी थी। उन्होंने वहाँ के रेजिडेंट से कहा था कि तुम्हें किसी मेंटल अस्पताल भेजने की जरूरत है। ये कोई नफ्सियाती मरीज भी है, इसे पागल भी कहा जा सकता है। तुमने कहीं से ये बात सुन ली और डॉक्टर साहब पर हमला कर दिया, जैसे इस वक्त मुझ पर हमला किया जब मैंने तुम्हें पागल कहा। तुम काफी दिन मेंटल अस्पताल में भी रह चुके हो, लेकिन तुम्हारा ये मर्ज खत्म नहीं हो रहा। शादिया से मोहब्बत का ड्रामा तुमने इसलिए किया कि इससे शादी करके डॉक्टर जलाल की दौलत पर काबिज हो सको। तुम्हें मालूम होगा कि डॉक्टर साहब के बाद इनके कॉलेज की देखभाल इन्हीं को सौंपी जाएगी। तुमने सोचा होगा कि वो एक्टिव नहीं रह सकते, इसलिए इस मामले में अपने दामाद पर भरोसा करेंगे। तुम इस सिलसिले में डॉक्टर साहब से मिलना नहीं चाहते थे क्योंकि वो तुम्हें पहचान लेते।
इसलिए तुमने इन्हें कत्ल कर दिया। अच्छी कहानी है, हैदर तंज़िया अंदाज में बोला। पुलिस जब किसी केस में खुद को बेबस पाती है तो किसी को भी कातिल बनाकर अपने अफसरों के सामने सुरखरू होने की कोशिश करती है। मैं ये तो मानता हूँ कि एक लफ्ज़ मुझे शदीद गुस्से में मुब्तला कर देता है। तुम्हें ये सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है, दानियाल बोल पड़ा। हमें ये सब बातें डॉक्टर साहब की ज़ुबानी मालूम हो चुकी हैं जो उन्होंने तुम्हारे बारे में बताई हैं। मैं खुद एतराफ़ कर रहा हूँ कि ये लफ्ज़ मुझे गुस्सा दिला देता है। हाँ, मैंने एक बार अस्पताल में डॉक्टर जलाल पर हमला किया था, इसीलिए इनके सामने नहीं जाना चाहता था, लेकिन मैंने इन्हें कत्ल नहीं किया। अदालत तुमसे इसका सबूत मांगेगी जो अदालत को दे दिया जाएगा। शादिया दम बहुत बैठी ये सब बातें सुन रही थी और शफीक का भी तकरीबन यही हाल था। गुलनार तो जैसे सख्ते की हालत में थी। क्या सबूत दोगे अदालत को? हैदर दानियाल ने कहा, क्या ये गलत है कि तुम एक पुरानी बरसाती पहनकर डॉक्टर साहब को कत्ल करने गए थे? अब हैदर चौंका। शाद बोला, तुम्हारे बारे में डॉक्टर साहब की फाइल देखने के बाद मैंने फौरन तुम्हारी निगरानी शुरू कर दी। 10 बजे तुम क्लब चले गए, बस वही मेरे लिए मौका था कि तुम्हारे घर में घुसूं और वहाँ की हर चीज़ की तलाशी लूँ। कोई ताला खोलना और फिर बंद करना मेरे लिए कोई मसला नहीं होगा। बहुत सी जगहों की तलाशी लेने के बाद मैं गोदाम जैसे इस कमरे में भी पहुंच गया जहां एक संदूक रखा था। अब हैदर के चेहरे का रंग बदलना शुरू हो गया। शाद ने अपनी बात जारी रखी। इस संदूक में तुम्हारे पुराने कपड़े रखे हुए थे और इन सब के नीचे पुरानी बरसाती तय करके रखी गई थी, लेकिन इस पर खून के निशानात मुझे फौरन दिखाई दिए। मैंने समझ लिया कि तुम डॉक्टर साहब को कत्ल करने के लिए जाने से पहले ये बरसाती अपनी कार में रखी होगी, कॉलेज में दाखिल होने के बाद पहनी होगी ताकि तुम्हारे लिबास पर खून के धब्बे ना आ सके। अब एक बात तो तुम ही बताओगे कि तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि डॉक्टर साहब इस वक्त अकेले होंगे? हैदर ने सख्ती से अपने होठ बंद कर लिए। दानियाल बोला, इस वक्त नहीं बताओगे तो टॉर्चर सेल में बताओगे। वैसे इस बात की कोई अहमियत नहीं है कि तुम्हें डॉक्टर साहब की तन्हाई का कैसे इल्म हुआ। अब मैं आगे चलता हूँ हैदर। शाद ने फिर बताना शुरू किया। मैंने वो बरसाती नहीं निकाली, बस इसका एक टुकड़ा काट लिया जिस पर खून के धब्बे लगे थे। वो टुकड़ा लेकर मैं फौरन लेबॉर्टरी पहुंचा। खून के धब्बों का तजिया किया तो मालूम हुआ वो डॉक्टर साहब के ही खून के धब्बे हैं। अब हैदर का चेहरा धुआं धुआं हो रहा था। फिर बोला, तो तुमने वो खून आलूदा बरसाती ले जाकर मेरे घर में रखी थी? शायद हंसा। हाँ चलो मैंने रखी थी, लेकिन इस पर तुम्हारी उंगलियों के निशानात तो मिलेंगे ना? क्या तुम अदालत में ये कहोगे कि मैं जब वो बरसाती वहाँ रख रहा था तो तुम भी मेरे मददगार थे? मेरी उंगलियों के निशानात तो नहीं मिलेंगे। मैंने दस्ताने पहनकर वहाँ की तलाशी की थी। यहाँ अब किस्सा खत्म कर दो शाद, दानियाल बोला। हर बात साफ हो चुकी है। अब इस मरदूद के चेहरे पर यह जाहिर हो भी रहा है कि इसने ज़हनी तौर पर कातिल होना तस्लीम कर लिया है। इस मनहूस को यहाँ से पुलिस स्टेशन ले जाओ। इस वक्त शादिया झपटने के अंदाज में हैदर के करीब हुई। इससे पहले कि कोई इसका मकसद समझता, इसने हैदर के गालों पर दोनों हाथों से थप्पड़ों की बारिश कर दी। कमीने दरिंदे, वो चीख पड़ी। दानियाल इसे पकड़कर वापस अपनी जगह पर ले आया। गुलनार बोली, इसका बद के तो टुकड़े टुकड़े कर देने को दिल चाह रहा है। दानियाल ने कहा, अब जो कुछ भी होगा अदालत करेगी, अब इसे यहाँ से ले जाओ। चल भी उठ। शाद ने हैदर की खोपड़ी पर हाथ मारा। या सिपाहियों से कहूँ कि तुझे उठाकर ले चले। हैदर खड़ा हो गया। अब इसकी नजरें झुकी हुई थी। सिपाही से लेकर दरवाजे की तरफ चले। कातिल पकड़ा गया। शफीक ने शादिया की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम्हें मुबारकबाद दूं? शादिया दांत पीसते हुए हैदर को जाते देख रही थी। इसने सोचा क्या था और हुआ क्या और सामने क्या आया। इन सब लोगों का ध्यान अंदरूनी दरवाजे की तरफ नहीं गया, वरना देखते कि वहां साकित खड़ी हुई मिसेस जलाल ने सब कुछ देखा और सुना था। बाहर से मोबाइल स्टार्ट होने की आवाज आई। इसमें बैठे हुए हैदर की मंजिल फिलहाल पुलिस स्टेशन थी। मुझे इस वक्त अपना जफर याद आ गया। शफीक बराई हुई आवाज में बोला, क्या कर बैठा वो? इंसान जो कुछ करता है इसका हमें भुगतता है। दानियाल बोला। इसका चेहरा सपाट था। इसने कहा, अब देखना है कि अदालत से क्या सजा देती है। कुछ ही दिन बाद जफर पर मुकदमा चलना शुरू होगा। इसकी हर समात पर मिसेस जलाल, शाजिया, गुलनार और दानियाल के अलावा कॉलेज की खास लड़कियां और लड़के भी होते। चौथी समात पर जफर के वकील की तकरीर के बाद मुखालफत में कोई आवाज़ नहीं उठ सकती थी। अदालत ने फैसला सुना दिया। बहतावर अपने कत्ल की बड़ी हद तक खुद जिम्मेदार थे, इसलिए जफर को उम्र कैद की बजाय 10 साल की कैद सुनाई गई। गुलनार रोती हुई शाजिया से लिपट कर खुद भी रोने लगी। मेरा फूल वाला वो है शाजिया, वो रोते हुए बोली। मैं 10 साल तक उसका इंतजार करूंगी। कुछ दिन बाद इम्तिहान आए, फिर रिजल्ट आया। जफर ने टॉप किया। दानियाल की आंखें झिलमिला गई। जेल में जफर को सिर्फ गुलाब के फूलों का दस्ता मिला। गुलदस्ते से एक कार्ड मुंसलिक था जिस पर लिखा था, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी।